हेलो डियर एस्पिरेंट, उम्मीद है आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। आज हम लोग का पार्ट 4 है एलिमिनेशन टेक्निक, या आप इसको सबसे बेस्ट लैंग्वेज में अगर डिस्क्राइब करेंगे तो मैं कहूँगा ये लॉजिकल थिंकिंग अप्रोच है। ठीक है, लॉजिकल थिंकिंग अप्रोच पे काम कर रहे हैं। कुछ टेक्निक्स भी होती हैं जो यूपीएससी के क्रक्स को पकड़ती हैं, वो भी टेक्निक। आज दो टेक्निक बहुत ही इंपॉर्टेंट दो टेक्निक सीखने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अभी तक अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके साथ साथ क्या करिए, अगर ये सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे मोटिवेशन के लिए नीचे कमेंट जरूर करिए कि ये सेशन आपको कैसे लग रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जो चीजें यहाँ सिखाई जा रही हैं वो आपके एग्जाम में बहुत काम आएंगी। बस आपको क्या करना है, इन चीजों को अप्लाई करना, धीरे धीरे सीखना है। अभी लगभग 1 महीने है एग्जाम को, और आप धीरे धीरे करेंगे तो एग्जाम तक एक्सपर्ट इसके बन सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज हम शुरुआत करेंगे 23 के क्वेश्चंस की। अगर इसके पहले अगर आपने तीनों पार्ट नहीं देखा, क्योंकि ये चौथा पार्ट है, तीनों पार्ट नहीं देखा है तो इसकी एक प्लेलिस्ट है, आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पे जाके बकायदे उस प्लेलिस्ट को देख के एक एक वीडियो देख लीजिएगा। ये चौथा है, हमने 2024 के लगभग 15 से 16-17 क्वेश्चन कराए हैं, आप जाके उनको देख सकते हैं, क्योंकि 15-16 क्वेश्चन पे ही आपको ये टेक्निक्स पूरी लगेगी, और 15-16 क्वेश्चन अगर हमारे टेक्निक से सही हो जाएं तो कहीं ना कहीं प्रीलिम्स हो जाएगा, है कि नहीं। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं 2023 में हम पहला क्वेश्चन लेंगे और यहाँ पे सीखेंगे कुछ एलिमिनेशन टेक्निक, और ये भी सीखेंगे कि लॉजिकल थिंकिंग अप्रोच को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सवाल क्या है पढ़ते हैं। सवाल लिखा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऐसे क्वेश्चन आपको हर बार एग्जाम में देखने को मिलेंगे। मैं हर साल के एग्जाम में के जो क्वेश्चन है वहां पे आपको इस टाइप के क्वेश्चन दिखाऊंगा। ठीक है, लेकिन आइए सवाल पढ़ते हैं। क्या लिखा है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कुछ निर्णयों में माना है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 16(4) के तहत बनाई गई आरक्षण नीति को प्रशासन की दक्षता बनाए रखने के लिए अनुच्छेद 335 द्वारा सीमित किया जाएगा। अब आप सोचिए, ये इतनी कह सकते हो इतनी इजी लैंग्वेज नहीं है, ये कह सकते हो मेन पॉलिटी की जो लैंग्वेज होती है, कॉन्स्टिट्यूशन की जो लैंग्वेज होती है, वही यूपीएससी ने डाला है। तो the Supreme Court of India has held the some judgment that the reservation of the policies made under Article 16(4) of the Constitution of India would be limited by Article 335 for maintenance of efficiency of administration। पता है, ये स्टेटमेंट पढ़ने के बाद बहुत सारे बच्चे कहेंगे हमारी तो हालत खराब भैया, ये सवाल ही समझ में नहीं आ रहा, कह क्या रहा है। ठीक है, लेकिन मैं फिर से आपसे कह रहा हूं, यूपीएससी में जब भी बड़े स्टेटमेंट देखे तो डरना नहीं है। उस क्वेश्चन का आंसर बहुत आसान होता है। आइए पढ़ते हैं दूसरा स्टेटमेंट, और यहीं से हम टेक्निक सीखेंगे। क्या लिखा है दूसरे स्टेटमेंट में, भारत के संविधान का अनुच्छेद 335 जिसमें प्रशासन की दक्षता शब्द को परिभाषित किया गया है। ठीक है, क्या लिखा है, आर्टिकल 335 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वो डिफाइन करता है कि एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। एक बात ध्यान रखना, एलिमिनेशन टेक्निक यही है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो संविधान है, वो किसी भी चीज को परिभाषित नहीं करता। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। और यूपीएससी ने साल दर साल लगातार ऐसे सवाल पूछे हैं जहां पर उसने यही लिखा है कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करता है। जब भी ऐसा स्टेटमेंट देखिएगा तो चुपचाप गलत काट दीजिएगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन चीजों को बताता है। डिफाइन करने के लिए एक्ट बनते हैं, रूल्स रेगुलेशन बनते हैं, संविधान में चीजें बस बताई गई हैं कि हमें इस पे काम करना है। तो जब उस पे काम करना है तो उसको करा कैसे जाएगा, एक्ट और लॉ के थ्रू। तो लॉ वगैरह जब बनाया जाता है तो वहां पर चीजें डिफाइन की जाती हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, और यूपीएससी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनाता है। अब देखिए स्टेटमेंट कैसे बनाए गए हैं। स्टेटमेंट में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि दोनों स्टेटमेंट गलत हैं या दोनों स्टेटमेंट सही हैं। तो अगर दूसरा स्टेटमेंट गलत है तो इसका मतलब क्या हुआ, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट और स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, यानी कि ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। है ना सिंपल। तो बस बड़े क्वेश्चन को देखने के बाद डरना नहीं है, पर जब आप पूरा पढ़ेंगे और इन सब चीजों को ध्यान रखेंगे तो आपका 2 नंबर बिना मतलब का मिला कि नहीं। अगर आपको नहीं पता, क्योंकि ये लैंग्वेज कहीं ना कहीं बहुत सारे बच्चों को डिस्टर्ब कर सकती है, लेकिन उसके नीचे अगर उनको पता है, ये पॉइंट्स पता है, तो वो कहीं ना कहीं आराम से इस आंसर तक पहुंच सकते हैं। ठीक, तो बहुत अच्छे से ऐसे ही इसको नोट डाउन कर लीजिए। आगे आपको क्वेश्चन मिलेंगे, आप जाइए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, और 2025 का क्वेश्चन देखेंगे, वहां भी इस टाइप का सवाल आपको मिलेगा।
ठीक है, इसीलिए कह रहा हूँ चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो देर मत कीजिए, जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। यहाँ भी कुछ चीजें हम लोग सीखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ लॉजिकल थिंकिंग काम करेगी। ठीक, ये तो मैंने बता दिया कि भाई चलो ठीक है, ये एलिमिनेशन टेक्निक है जो आपको जानना चाहिए। दूसरी बात करते हैं लॉजिकल थिंकिंग की। सवाल क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी देश के संविधान के मुख्य उद्देश्य को सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है। यानी कि पर्पस क्या है, चीफ पर्पस क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, किसी कंट्री का। अब देखो पहले यही समझ लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का पर्पस क्या है। जैसे मान लो कि ये एक किताब है, ये किताब है तो ये कॉन्स्टिट्यूशन है हमारी, मान लेते हैं कि ये किताब है हमारा, क्या है, संविधान है। तो ये किताब के अंदर जो बातें लिखी हैं तो वो कहीं ना कहीं उन बातों से बाहर तो हम जा नहीं सकते, क्योंकि देश चलता है किस पे है, संविधान में। यानी कि वो हर चीज की शक्ति को बताता है कि भैया सरकार की शक्ति क्या रहेगी, सुप्रीम कोर्ट की शक्ति क्या रहेगी, राज्य सरकार है उनकी शक्तियां क्या होंगी, राष्ट्रपति की शक्तियां क्या होंगी, ये कौन बताता है, ये किताब बताती है, यानी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। यानी कि वो सब चीज का क्या कर रहा है, एक दायरा फिक्स कर रहा है कि नहीं। सिंपल सा लॉजिकल थिंकिंग है भाई, अगर कोई चीज हम लिख के रखे हैं इसका मतलब हमने अपना एक दायरा फिक्स कर दिया है। अब सवाल पढ़िए, अगर इतना भी लॉजिकल थिंकिंग आप सोच पाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में तो ये सवाल आपके लिए सबसे आसान था। विश्वास कीजिए ये सवाल बहुत सारे स्टूडेंट ने गलत किया, सिर्फ उनको ये नहीं पता था कि कॉन्स्टिट्यूशन की बाउंड्री क्या है। आइए देखते हैं। और मैं फिर से कह रहा हूं, नहीं पढ़े हो तब भी ऐसे सवाल कर सकते हो, बस ऐसे सोचना है जैसे मैं कह रहा हूं। ठीक है, तो क्या लिखा है, यह आवश्यक कानून बनाने के उद्देश्य को निर्धारित करता है। इट डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेकिंग द नेसेसरी लॉ। बिल्कुल भाई, ये भी तो काम है, लेकिन पूछ रहा है चीफ पर्पस क्या है, मुख्य आधार क्या है। पूरा पढ़ लेते हैं। दूसरा क्या लिखा है, यह राजनीतिक कार्यालयों और सरकार के निर्माण, मतलब कि सरकार के निर्माण को सक्षम बनाता है। यानी कि कहीं ना कहीं ये इनेबल करेगा क्रिएशन ऑफ पॉलिटिकल ऑफिस एंड गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को बनाना कैसे है, क्या करना है, पॉलिटिकल ऑफिस कैसे ओपन करना है, जैसे आप देखते हैं कमीशन वगैरह, आयोग वगैरह है कि नहीं, वो बनाना है बिल्कुल। तीसरा क्या लिखा है, यह सरकार की शक्तियों को परिभाषित और सीमित करता है। ठीक है, अब देखिए, यानी कि सरकार की जो शक्तियां हैं उनको कहीं ना कहीं ये क्या करेगा, लिमिट करने की बात करेगा। और अभी मैंने आपसे बताया ना कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, या कोई किताब हमने बनाई है तो वो क्या कर रही है, हमारी शक्तियों को लिमिट कर रही है ना, कि भैया इसी दायरे में रहना है, ध्यान रखना। तो कहीं ना कहीं एक सीमित करता है, यह सामाजिक न्याय, समानता ये सुनिश्चित करता है। ये सब तो करेगा, लेकिन सबसे मुख्य उद्देश्य की बात करें तो आपको ध्यान रखना है, अगर कोई चीज हम लिख रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारी जो पावर है, हमारी जो लिमिटेशन है उसको फिक्स करता है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ऐसे क्वेश्चन जब भी आए एग्जाम में, आपको इसी तरह से एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनानी है और उसके आधार पे आंसर लेना है। और ध्यान रखना, जो पहली बार में ट्रिक करेगा कि यही आंसर है, वही लगा के आना, 100% वही होगा। अगर ज्यादा सोचोगे तो ऑप्शन गलत कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना लॉजिकल थिंकिंग लगा के आओगे तो बिल्कुल क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। सवाल लिखा है, भारत में यूरेनियम भंडार होने के बावजूद अधिकांश बिजली उत्पादन के लिए कोयला पर निर्भर करता है। यानी कि भारत में यूरेनियम है, ठीक है, लेकिन ज्यादातर हम कोयले से ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कर रहे हैं, यानी कि डिपेंड ऑन द कोल फॉर द मोस्ट ईस्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। ठीक है, अब दूसरा स्टेटमेंट पढ़िए, बिजली उत्पादन के लिए कम से कम 60% तक संवर्धित यूरेनियम की आवश्यकता होती है। यानी कि जो यूरेनियम की इनरिचमेंट होती है वो कहीं ना कहीं एटलीस्ट 60% तक होती है, किसके लिए, कि हमें इलेक्ट्रिसिटी बनाना है। ठीक है, अब पूछ रहे इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। ठीक है, अब सवाल पहला क्या है भाई, कि यूरेनियम है लेकिन उतने इनरिच नहीं है, तो इस वजह से हम ज्यादातर कोल पे बना रहे हैं। और सही बात है, भारत में कोल इंडस्ट्री से सबसे ज्यादा बन रहा है। ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। अब दूसरा स्टेटमेंट पढ़िए जहां आपको सोचने वाली बात है। बचपन से अगर आपने थोड़ा सा 9th और 10th में भी पढ़ा हो ना, यूरेनियम के बारे में पढ़ाया जाता है, तो वहां पे इनरिच की बात कही गई है। और ध्यान रखना, यूरेनियम कम से कम 90% इनरिच होना चाहिए। अब एक एलिमिनेशन टेक्निक बता रहा हूं, सबसे जबरदस्त टेक्निक है। क्या, यूपीएससी में अगर किसी क्वेश्चन में परसेंटेज लिखा हो,
परसेंटेज लिखा हो तो ध्यान रखना ऐसे लगभग 90% चीजें गलत होती हैं। क्या होती हैं भैया? गलत होती हैं। यानी कि ध्यान रखना 10 सवाल में कोई एक सवाल सही हो सकता है लेकिन 9 सवाल क्या होंगे? वो गलत ही होंगे। यानी कि यूपीएससी किसी एक स्टेटमेंट पे ऐसा हो सकता है, कहते परसेंटेज लगा है सही हो, लेकिन 9 ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनमें वो स्टेटमेंट गलत होंगे। ये भी एक एलिमिनेशन टेक्निक है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा और परसेंटेज लगा है तो चुपचाप उसको काट देना। ध्यान रखना, अगर पता है तब तो बहुत अच्छी बात, नहीं पता तो इतना रिस्क लेके आ जाओगे तब भी हो सकता है आपकी बात बन जाए। ठीक है, तो ध्यान रखना, लेकिन ध्यान रखना ये 10 में से 9 में काम करेगा, एक में ना ही काम करेगा, क्योंकि जानते हो एक तो कहीं कहीं ना पॉसिबिलिटी तो हो ही जाती है। तो लेकिन 90% जगह पे ये चीजें बिल्कुल गलत होंगी। तो भाई इसको हम काट देंगे। काट देंगे तो क्या बचा? सीधी सी बात है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है, तो कथन एक सही है लेकिन कथन दो गलत है, इसीलिए ऑप्शन सी की तरफ हम जाएंगे। सिंपल सा है कि नहीं, एक बार बताइए, है कि नहीं? इतनी बातें ध्यान रखना, इसको नोट डाउन कर लो और इन वीडियोस को जितनी बार देखोगे उतना बेनिफिट आपको मिलेगा। ठीक है, तो बिल्कुल चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर से कहूंगा नहीं किया है तो, क्योंकि जरूरी है, नहीं तो देखो अभी बहुत सारे आएंगे, कुल मिला के मैं 20 पार्ट्स लेके आऊंगा इसके, 20 पार्ट्स। ठीक है, अभी कितने आए हैं? ओनली 4, है ना, ये चौथा पार्ट है। तो 20 पार्ट तक आप इतना कुछ सीख जाओगे ना, इतना कुछ सीख जाओगे कि आपको ये सब चीजें बहुत बेसिक लगेंगी और एग्जाम में ये दिखेगा तो फट से आंसर मार के आओगे। और 2-4 क्वेश्चन से ही आगे पीछे इंसान हो जाता है, और वही 2-4 क्वेश्चन अगर हमारे सही हो जाएं, अगर सिर्फ ये चीजें जान के, तो कितना बेहतर है कि नहीं। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। ध्यान रखना, अगर कहीं पर भी यूपीएससी क्या लिखता है, कुछ शब्द जैसे एक तो लिखा सम, ठीक है, या कैन, ऐसे शब्द यूपीएससी कहीं भी करता है तो ध्यान रखना लगभग लगभग 95% चांसेस ऐसे होते हैं कि वो स्टेटमेंट क्या होगा? करेक्ट होगा, करेक्ट, यानी कि वो स्टेटमेंट सही होगा भैया, सही होगा। ठीक है, ध्यान रखना, कहां पे सम और कैन अगर कहीं लिखा है तो 95% यानी कि लगभग लगभग 100% ही मान लो कि वो स्टेटमेंट सही होना ही होना है। क्यों? क्योंकि जब कुछ की बात करते हैं तो कुछ में बहुत कुछ चीजें हो सकती हैं। सम की बात करेंगे तो जानते ही हो, सम मतलब सम मतलब जैसे भाई कुछ चीजें हो सकती हैं। कैन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि दुनिया में बहुत कुछ हो सकता है। तो जब भी ऐसे स्टेटमेंट बनाए जाते हैं तो यूपीएससी भी जानती है कि हम कहीं ना कहीं इस स्टेटमेंट को सही करा ले जाएंगे। ठीक है, आपसे कहा जाए ये बताइए आज पानी बरसेगा, तो कहते हैं हाँ हो सकता है पानी बरस जाए। अब भाई ना बरसे या बरसे उसके ऊपर, लेकिन हो भी तो सकता है कि बरस जाए। तो ध्यान रखना ऐसे स्टेटमेंट बिल्कुल चांस होता है कि वो 100% सही होंगे। ठीक है, अब देखो क्या लिखा है, कुछ मशरूम में औषधीय गुण होते हैं, कुछ लिखा है सही मार दीजिए। कुछ मशरूम में मनोवैज्ञानिक गुण होते हैं, सही मार दीजिए। कुछ मशरूम में कीटनाशक गुण होते हैं, सही मार दीजिए। कुछ मशरूम में बायोल्यूमिनेंट गुण होते हैं, सही मार दीजिए। तो सम मशरूम आर मेडिकल प्रॉपर्टीज, इसी तरह सम लिखा है, आप बिल्कुल इसको करेक्ट मान के किस पे? डी ऑप्शन मार सकते हैं, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अच्छा सर क्या इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं? दिखाऊंगा, या कि देखिए इसके पहले वाला अगर 24 वाला क्वेश्चन कराया है 2024 का, तो 2024 के पीवाईक्यूज में मैंने बताए थे ऐसे क्वेश्चन आए थे, कैन वाले क्वेश्चन आए थे ना, बिल्कुल आए थे। 2023 करवा रहा हूं, बिल्कुल आपको ये क्वेश्चन दिखेंगे। 2022 करवाऊंगा, क्या सर उसमें भी क्वेश्चन है? बिल्कुल है। 2021 में बिल्कुल है। ऐसे ध्यान रखो, हम पीछे चलते जाएंगे लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन यूपीएससी नहीं छोड़ रहा। जब नहीं छोड़ रहा तो सीधी सी बात है, हमें इतनी बातें तो पता होनी ही चाहिए। तो इस बात को ध्यान रखना, इसको गांठ बांध लीजिए कि कहीं पर भी सम और कैन आएगा तो हम ज्यादा प्रोबेबल रखेंगे कि उस स्टेटमेंट को करेक्ट माने। ठीक है, अब ये 2023 का क्वेश्चन है, ये था। अब 2023 का एक सवाल और देख लेते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, वही बात, कुछ कुछ कुछ, यानी कि सम सम सम। तो ये स्टेटमेंट क्या होंगे? मुझे लगता है कि देखने की भी जरूरत नहीं है, सीधा सीधा ऑप्शन सी मार दीजिए कि भैया सही, सभी स्टेटमेंट सही हैं। पढ़ लेते हैं क्या लिखा है, कुछ सूक्ष्मजीव पानी के क्वथनांक के ऊपर तापमान वाले वातावरण में विकसित हो सकते हैं, यानी कि सम माइक्रोजन कैन ग्रो इन इन्वायरमेंट विच टेम्परेचर अबव द बॉइलिंग पॉइंट। बिल्कुल हो सकता है भाई, कुछ हो सकते हैं। याद करिए मैंने क्लास में अभी जो 50 डे 50 मैराथन चल रही है उसमें मैंने एक जल घोड़े के बारे में बात किया था।
है ना, वाटर हॉर्स, वो क्या है, वो ऐसे टेम्परेचर में रह सकता है, यानी कि उसके बारे में मैंने बताया था 155 सेंटीग्रेड तापमान तक वो जीवित रह सकता है। आप सोचिए, और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 100 डिग्री। तो हो सकते हैं ना, सोचिए, है ना। यूपीएससी ऐसे स्टेटमेंट क्यों बनाता है, सिर्फ आपकी लॉजिकल थिंकिंग जानने के लिए, आप कितना लॉजिकल सोचते हो, बस, और कुछ नहीं, ध्यान रखिएगा। दूसरा, सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो इन एनवायरनमेंट विथ टेम्परेचर बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट। अब फ्रीजिंग पॉइंट पता है, यही वाला जिसकी बात किया 155, ये कहीं ना कहीं जो परम शून्य होता है, परम शून्य, वहां तक जा सकता है, वहां तक वो अपनी जीवन जी सकता है, यानी कि -277 सेंटीग्रेड का, यहां तक वो अपना जीवन जी सकता है, तो बिल्कुल जा सकते हैं। उसी के साथ सम माइक्रोऑर्गेनिज्म कैन ग्रो इन हाईली एसिडिक, है ना, इन्वायरमेंट विद द पीएच बिलो 3, बिल्कुल रह सकते हैं। बहुत एकदम कीड़े जैसे, मान लो सिरका है, सिरका का पीएच सोचो कितना कम होता होगा, लेकिन कितना खट्टा, लेकिन उसके बाद भी वहां देखो कीड़े हो जाते हैं ना, तो बिल्कुल हो सकते हैं भाई, सीधी सी बात है, 1 2 3, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ऐसे स्टेटमेंट ध्यान रखना है, आपको बिल्कुल गलत करके नहीं आने हैं। तो आज हमने 5 क्वेश्चन देखे, और इन 5 क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिए। जल्द अगला वीडियो आएगा जिसमें हम बात करेंगे। ध्यान रखना, अभी 4 वीडियो हैं, 20 वीडियो तक आएंगे, तो चैनल नहीं सब्सक्राइब किया अभी भी ना, तो गलती मत कीजिए, तुरंत के तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। एक बैच आप सबके लिए लेकर आ रहा हूँ, कमांडो ट्रेनिंग बैच। ये प्योर आंसर राइटिंग की बैच है, जिसमें हम आपको फ्लो चार्ट, पूरे थीम वाइज जो रिपीटेड थीम है यूपीएससी के, रेडीमेड इंट्रो, रेडीमेड कंक्लूजन, उसके साथ साथ मैपिंग कैसे किया जाता है बेस्ट तरीके से आंसर राइटिंग, हर एक चीज को बुलेट पॉइंट में हम आपको देंगे, नोट्स वगैरह सब कुछ मिलेगा। तो बिल्कुल डरने की बात नहीं है। एक्सटेंसिव आंसर राइटिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनिए। 2 जून से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, सिर्फ 50 सीट ही है, ध्यान रखिएगा, और 120 दिन तक लगातार ये सेशन हमारा होने वाला है। ठीक, तो बिल्कुल, जिसमें पीवाईक्यू की मेंस की बुकलेट मिलेगी, मेंस की टेस्ट सीरीज लगभग 25 पेपर हम आपसे सॉल्व कराएंगे, थीम वाइज नोट्स मिलेगा, चाहे जीएस पेपर 1 2 3 ऐसे हर एक चीज। तो इसको ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, एक लिंक दे रखा है व्हाट्सएप ग्रुप का, उस ग्रुप में जुड़ जाइए, या आप सीधा मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए और अपनी सीट अभी के अभी बुक कराइए। बहुत बेस्ट प्रोग्राम है, विश्वास करो, मजा आ जाएगा जब आप करेंगे ना, आपकी आंसर राइटिंग की 100% प्रॉब्लम सॉल्व होगी, ये वादा है मेरा। ठीक है, सब कुछ सिखाऊंगा बहुत बेहतर ढंग से। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।